Hello everyone, welcome to E-Classes. Today we shall discuss the first chapter of class 10, The Rise of Nationalism in Europe. पूरे डिस्कशन के दौरान हम इन सारे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे. सबसे पहला पॉइंट हमारा है नेशनलिज्म. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट कीप्स एवरीथिंग बिलो देन द लव टुवर्ड्स वंस कंट्री. मतलब अपने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा लव, डिवोशन और प्राइड का फीलिंग जो फैमिली से भी, फ्रेंड से भी, कम्युनिटी और टेरिटरीज हर चीज़ से ऊपर रखता है. जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि नेशनलिज्म का मतलब होता है लव टुवर्ड्स वंस कंट्री, जिसकी वजह से हम अपने कंट्री के लिए मरने को तैयार होते हैं, तो व्हाट आर द ड्रैगिंग फोर्स बिहाइंड देम? क्या चीज़ें हैं जो ऐसी फीलिंग्स को जनरेट करती है? इसको हम स्मॉल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, टेरिटरी. इन सब चीज़ों में आपको क्या नज़र आता है जो हम जिसकी वजह से इनके साथ हम बाइंडेड होते हैं? तो व्हाट इज़ ये फैमिली? अगर देखा जाए तो इन नंबर ऑफ मोमेंट्स होते हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ गुजारे होते हैं. फ्रेंड्स, कॉमन थिंकिंग होती है, कई बार कॉमन सर्कमस्टांसेस होते हैं, कॉमन लैंग्वेज होता है, कॉमन वे ऑफ लिविंग होता है. फ्रेंड्स में भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ों में कॉमन चीज़ों को देखते हैं. कॉमन नेचर होता है हमारा, कॉमन प्लेग्राउंड में खेलते हैं, कॉमन तरीके से किसी चीज़ को हैंडल करने का करते हैं, है ना. कम्युनिटी में हमारे पास कॉमन क्या होता है? तो कम्युनिटी में हमारे पास कॉमन रिचुअल्स होते हैं, कॉमन बिलीफ होता है. टेरिटरी में मतलब जहाँ पे आप इसको बेटर समझ पाओगे तब जब आप इनका ये पिक्चर देखिए. इसको देखने से क्या दिख रहा है सुनीता विलियम्स? इनको देख के ही याद एक कॉमन फीलिंग आती है कि सी इज़ ऑल्सो इंडियंस फ्रॉम आवर कंट्री. तो एक टेरिटोरियल अटैचमेंट नज़र आता है. इन सब चीज़ों में हमको क्या दिख रहा है कि नेशनलिज्म को रेज करने के लिए कुछ चीज़ें कॉमन हैं. अब ये कॉमन चीज़ें हैं क्या, और वही होंगे इसके फैक्टर्स जिसकी वजह से नेशनलिज्म डेवलप होता है. तो सबसे पहला फैक्टर अगर देखा जाए तो कॉमन कल्चर होता है, कॉमन जोग्राफिकल टेरिटरी होती है, कॉमन एग्जिस्टिंग सिमिलर या फिर एग्जिस्टिंग सिमिलर स्टेटस होता है. हम वन बाय वन इसके बारे में देख लें. कॉमन लैंग्वेज, ये हम बेटर तब समझ पाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी स्टेट में गए हैं और वहाँ हमारी भाषा का कोई है ही नहीं, हमको नहीं समझने वाला है कोई भी, और ना ही हम उसको अपनी भाषा समझा पा रहे हैं, ना ही वो हमें अपनी भाषा समझा पा रहा है. इन दैट केस अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो हमारा लैंग्वेज बोलता है, तो वी फील अटैच टूवर्ड्स दैट पर्सन कि हाँ, ही बिलोंग्स टू अ रीजन जिसका कॉमन लैंग्वेज है, इजंट इट? नेक्स्ट इज व्हाट? तो वहाँ पे अटैचमेंट आ जाती है, एक बॉन्डिंग होती है. दिस इज व्हाट? कस्टम्स हम लोग को जोड़े रखता है. आप लोग काफ़ी सारे कस्टम्स देखे होंगे जो हम साथ साथ हम फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कुछ फेस्टिवल्स. कॉमन हिस्ट्री भी बाउंड करता है किसी भी रीजन में, किसी भी रीजन के लोगों में नेशनैलिटी को बाउंड करने में हेल्प करता है कॉमन हिस्ट्री. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि जीरो वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया, हम काफ़ी प्राइड फील करते हैं. कॉमन हिस्ट्री हो गया ना हमारे. तो दिस इज़ व्हाट कॉमन हिस्ट्री होना चाहिए. ज्योग्राफिकल टेरिटरी भी कई बार ऐसा करता है, जैसे कॉमन ज्योग्राफिकल टेरिटरी की तरफ हम क्लोज्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल एक पर्सन, सपोज मोस्ट ऑफ द पीपल कम टुवर्ड्स दिल्ली फॉर एजुकेशन, फॉर अर्निंग, वट एवर. मल्टीपल रीज़न होते हैं. हम बहुत सारे स्टेट से आते हैं वहाँ पे, जाते हैं वहाँ पे, और अलग अलग स्टेट वाले लोगों से मिलते रहते हैं. सडनली अगर हमारे स्टेट का कोई मिलता है ना, तो वी फील कि वो अटैच्ड है. तो देयर इज़ वननेस, अ फीलिंग ऑफ वननेस. कॉमन चीज़ों की वजह से वननेस की फीलिंग है ना. एग्जिस्टिंग सिमिलर स्टेटस का मतलब या फिर कंडीशन हम क्या लें, तो फॉर एग्जांपल फार्मर, अगर कोई पर्सन फार्मिंग करता है और फार्मिंग के दौरान उसको क्या डिफ़िकल्टी होती है, वो नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट वैसा ही होगा जो साउथ इंडिया में होगा. मीन्स इस सीज़न में अगर बारिश हो गई तो हमारा क्रॉप ख़राब हो जाएगा, हो सकता है पानी ना मिले तो ये प्रॉब्लम होगी. तो दे विल बेटर अंडरस्टैंड ईच अदर्स कंडीशन. चाहे कुछ भी हो, तो दोनों में अटैचमेंट एक आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर पाते हैं. दिस इज़ वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नेशनलिज्म एक ऐसा फीलिंग है जहाँ पे वननेस होती है. वननेस किसकी वजह से होती है? कॉमन कल्चर की वजह से, ज्योग्राफिकल टेरिटरी की वजह से, एग्जिस्टिंग सिमिलर स्टेटस की वजह से.
कॉमन कल्चर में लैंग्वेज आ जाएगा, कस्टम आ जाएगा, कॉमन हिस्ट्री आ जाएगी। इसके अलावा भी और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे म्यूज़िक आ गए हैं, फोक टेल्स आ गया, स्टोरीज आ गए जो अपने रीजन्स में काफ़ी प्रिवलेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं ये नेशनलिज्म को रेज करने में हेल्प करता है। क्यों, इसको बेटर आप तब भी समझ पाओगे जब आप परिकल्पना करोगे एक ऐसे टाइम की जब इंडिया नहीं हुआ करता था। इंडिया कोई नेशन स्टेट नहीं था, जर्मनी कोई नेशन स्टेट नहीं था। दैट टाइम भी नेशनलिज्म था, तो वो किस चीज़ के आधार पे था? तो वो कॉमन कल्चर के आधार पे ही था, ज्योग्राफिकल टेरिटरी के आधार पे था, सिमिलरिटी और लैंग्वेज, कस्टम, इन सब चीज़ों के आधार पर था। जब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज, कस्टम और कॉमन हिस्ट्री की, तो हम बात कर लेते हैं इसी को इन शॉर्ट एक मूवमेंट में रखा गया जिसको कहा गया रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसको 17th से 19th सेंचुरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिला। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो फिलोसोफर होते हैं जो रोमांटिसिज्म को फॉलो करते हैं या फिर प्रमोट करते हैं, वो फिलोसोफर जो होते हैं वो नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करते हैं। किसके थ्रू? पोइट्री के थ्रू, आर्ट के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, लैंग्वेज, कल्चर, इन सब, कॉमन हेरिटेज, इन सब के थ्रू क्या करते हैं? नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करते हैं। तो हमारे बुक में जब हम पढ़ेंगे जर्मन यूनिफिकेशन, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मिलेंगे कुछ लोगों के नाम। जैसे हम पढ़ लेते हैं इनका नाम, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर और रोमांटिक एरा के ही थे। इन्होंने जर्मन पीपल के अंदर एक फीलिंग्स को डेवलप करना, नेशनल फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए काफ़ी काम किए थे और वहाँ के लोगों को वहाँ के कल्चर से अवेयर कराया था कि हम लोग वो हैं जो काफ़ी आगे थे, हम लोग, हमारी कंट्री में इन सब चीज़ों का विकास हुआ, हमारी कंट्री का ये हिस्ट्री रहा है, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है ऐसे मूवमेंट के द्वारा। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पोलैंड का, विल बेटर अंडरस्टैंड। पोलैंड एक कंट्री है, इवन टुडे ये एक कंट्री है, आप देख सकते हो, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसकी अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री है, इंडिपेंडेंट बाउंड्री है। ये वो पोलैंड है जो 17th से 19th सेंचुरी के बीच का है। तो आप ये देखोगे ये वो पोलैंड है जिसकी अपनी कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो पोलैंड का कंडीशन ये था कि एक टाइम पे पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया था। बड़े जो एम्पायर्स थे जैसे प्रूसिया का एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर और रशियन एम्पायर, इन तीनों ने पोलैंड को अपने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया था। ठीक है, और पोलैंड का जो डिवीज़न हुआ था वो कुछ इस तरह था कि रसिया जो था वो मैक्सिमम रीजन को ऑक्यूपाइड कर रखा था। इन रीजन में सबसे पहला पार्ट देखोगे तो रसिया ने क्या किया, अब पोलैंड तो इंडिपेंडेंट टेरिटरी रहा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कहीं पे प्रूसिया है तो कहीं ऑस्ट्रिया है, कहीं पे रसिया है। पोलैंड जब इंडिपेंडेंट रहा नहीं, इंडिपेंडेंट टेरिटरी, तो यहाँ के लोग में नेशनलिज्म की भावना क्या खत्म हो गई? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के लोगों के नेशनलिज्म का भावना को बचाने के लिए रोमांटिसिज्म का प्रयोग किया गया। रोमांटिक एरा के जो पीपल थे, उन लोगों ने, फिलोसफर थे या सिंगर्स थे, उन लोगों ने कोशिश की कि यहाँ के लोगों का नेशनलिज्म का स्पिरिट जिंदा रहे। तो कैसे जिंदा रखा गया? तो एक तो तरीका था ओपेरा सॉन्ग के थ्रू यहाँ के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को जिंदा रखा गया। दूसरा तरीका था जो काफ़ी पॉपुलर है, दैट्स लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ठीक है, लैंग्वेज यहाँ की देख लेते हैं। लैंग्वेज यहाँ की जो भाषा थी पॉलिश लैंग्वेज थी। यहाँ के लोग जब बोलते थे ज़्यादातर यही यूज़ होती थी, लेकिन क्योंकि रसिया ज़्यादा एरिया पे को ऑक्यूपाइड कर चुका था तो रसियन लैंग्वेज को प्रमोट किया गया और स्कूल्स, कॉलेज, ये सब में रसियन लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। यहाँ के लोग इससे नाखुश थे। इन लोगों ने पहले तो 1831 में आर्म रिबेलियन किया, लेकिन आर्म रिबेलियन सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि रसिया एक बड़ा टेरिटोरियल रीजन था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर भी था। पोलैंड उनके ऊपर सक्सेस नहीं कर पाया, लेकिन पोलैंड ने अपना असंतोष या फिर रसियन एम्पायर का
के विरोध को जताया अपने लैंग्वेज के थ्रू। उन्होंने क्या किया, जो पोप वगैरह होते थे, जो ग्रेट गैदरिंग्स होती थी, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होते थे, वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे, जबकि ये मना था। पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे और पोलिश लैंग्वेज के इस्तेमाल से रशियंस काफ़ी इसके विरोध में रहे और रशियन के खिलाफ अपना जो असंतोष था इन्होंने इसके थ्रू दिखाया। मतलब लैंग्वेज बिकेम द साइन ऑफ और सिंबल ऑफ स्ट्रगल इन द पोलैंड अगेंस्ट रशिया। ठीक है, तो आप ये बेटर समझ पाए होंगे कि रोमांटिसिज्म भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को राइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और नेशनलिज्म को राइज यहाँ पोलैंड में राइज तो नहीं, जिंदा रखने के लिए, कि पोलैंड फिर से वापस आएगा, पोलैंड वैसा ही हो जाएगा जैसा वो पहले हुआ करता था। क्लियर है?